इतना महत्वपूर्ण मौका है, इसके बारे में मेरे से पहले के वक्ताओं ने आपसे बातचीत की और मुझे लगता है कि इस समय इस आयोजन का एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। बौद्ध चिंतन को, एक मानवीय चिंतन जो एक तरह से विश्व इतिहास में डेमोक्रेसी का एक, आपको उसको प्रस्थान बिंदु मानिए, वहाँ से एक तरह से लोकतांत्रिक परंपराएं शुरू होती हैं। जिस तरह से बाबा साहब ने संविधान सभा के अपने भाषण में कहा कि भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें बौद्ध परंपराओं से ली गई हैं, जो कमेटी सिस्टम है, कोरम है, ये सारी जो बौद्ध संघ की बैठकें होती थी उसके जो नियम, उसकी व्यवस्थाएं थी, वो व्यवस्थाएं संसद के लिए उन्होंने बनाई हैं। तो ये एक तरह से हम लोग एक तरह से लोकतंत्र को बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशन है उसमें री इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आयोजकों का, विशेष तौर पर साहू जी का, नरेश जी का और तमाम जो और लोग हैं, इन सब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं और मुझे फिर टेक्निकल सेशन में कल बोलना है। तो मैं जो इसकी डिटेलिंग है, बाबा साहब ने बुद्धिज़्म के किस तरह से उसको एक क्रांतिकारी परिवर्तन के मार्ग के तौर पर उसको अपनाया और उसको किस तरह से एक रिवोल्यूशनरी अंतर्वस्तु दी है, इस पर मेरा कल वक्तव्य है। तो मैं बहुत डिटेलिंग तो नहीं करूंगा, लेकिन संक्षेप में मैं 2-3 बिंदुओं की ओर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करूंगा। अभी जो एक 2011 की भारत की जनगणना जो हुई थी, भारत में हर 10 साल पर हर लोगों की एक जनगणना होती है, सारे लोग गिने जाते हैं, उसमें तमाम धर्मों के लोगों का ब्यौरा होता है, कितनी शिक्षा, कितनी आर्थिक स्थिति, किसमें महिला पुरुष की क्या स्थिति, इसके आंकड़े इकट्ठा होते हैं और इसका आंकड़ा फिर लेने के बाद 6-7 साल तक उसको टेबुलेट किया जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है, उसको बताया जाता है। तो 2011 की जो जनगणना, जो पिछली जनगणना है, उसके आंकड़े अब फाइनल होकर आ रहे हैं और इससे जो पता चल रहा है उसमें एक खास बिंदु को मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ। वो बिंदु ये है कि भारत में जो बौद्ध हैं वो ज़्यादातर जो दलित जातियों से बौद्ध बने हैं, उनकी शैक्षणिक स्थिति, उनकी